मोदी सरकार पर हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि वो संविधान में बदलाव करना चाहती है। बीजेपी पर बार बार ये आरोप लगते हैं कि अगर उसको पावर मिलेगी तो वो सबसे पहला काम अगर कोई करेगी तो वो संविधान में बदलाव करेगी। और इसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल तब उठे थे जब संसद में जब प्रतियां दी गई थी संविधान की और उसमें से सेकुलर शब्द हटा दिया गया था। और इसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला जब विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरों से उठाया और नतीजों पर इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन अब जब 400 पार के साथ तो बीजेपी नहीं आई है और अब क्योंकि बैसाखियों की सरकार चला रही है, इस बार देश में एनडीए की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके उस पर आरोप लगते रहते हैं कि वो संविधान में बदलाव करना चाहती है। और इन सब के बीच में अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से भी एक ऐसा बयान आया है जिससे ये माना जा रहा है कि उन्होंने भी ये बता दिया है कि संविधान में बदलाव अगर किया तो ये ठीक नहीं होगा। इससे पहले पूर्व जस्टिस का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर संविधान की मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ की गई, उसमें बदलाव किया गया तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक होगा। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि संविधान में बदलाव किया ही नहीं जा सकता। और अब एक और जस्टिस का बयान आया है जो कि सिटिंग जज हैं बी.आर. गवई। उन्होंने साफ साफ कहा है कि संविधान भारत के लिए कितना जरूरी है। अब उनके बयान के बाद से इस बयान को कहीं ना कहीं सरकार पर हमला भी माना जा रहा है। तो इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी अविनाश जी आपके पास, और बी.आर. गवई के बयान के क्या मायने हैं और कैसे इस बयान ने मोदी शाह की और कह सकते हैं मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है? हाँ बिल्कुल, जो जस्टिस गवई ने जो बात बोली है, सबसे पहले तो उन्होंने जो संविधान है, संविधान को उन्होंने भीम स्मृति बोला है। बीजेपी और जो आरएसएस है उसकी कोशिश चल रही है कि मनुस्मृति को लागू किया जाए, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई जो अगले सीजीआई बनने वाले हैं, क्योंकि अगले महीने जस्टिस संजीव खन्ना हैं वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह जस्टिस बी.आर. गवई देश के नए सीजीआई बनेंगे। तो इसमें 3-4 हफ्ते का ही टाइम उनका बचा हुआ है नेक्स्ट सीजीआई पद संभालने के लिए। और ऐसे में अगर अगले सीजीआई का ये बयान आ रहा है कि देश को मनुस्मृति की ज़रूरत नहीं है, देश को भीम स्मृति जो 75 साल से देश पर लागू है, और उसने समय समय पर यह बताया भी है कि भारत का संविधान कितना मजबूत है, और जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं, बाकी लोग भी बोलते हैं, बोले उन सब की जो ताकत जो मिली है वो भारत के संविधान से ही मिली है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तो इसको भीम स्मृति बोलता हूँ और इसी की ताकत है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना और सीजीआई नेक्स्ट सीजीआई तो बनने वाले हैं वो। तो जो ताकत दी गई है दबे कुचले और पिछड़े वर्ग को, वो भारत के संविधान ने दी है, ना कि मनुस्मृति ने, जिसकी तैयारी जो चल रही थी कि 400 सीटें आ जाएंगी तो देश में संहिता मनुस्मृति लागू की जाएगी। एक तरीके से जस्टिस बी.आर. गवई ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। जी, आप बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती समारोह में जब वो पहुंचे तो उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसने सभी को हैरान कर दिया। और अब ये माना जा रहा है, जैसे कि अविनाश जी आपने भी बताया, कि अब वो अगले सीजीआई बनने वाले हैं। और सीजीआई बनने से पहले ही बी.आर. गवई ने संविधान की सुरक्षा को लेकर, संविधान के महत्व को लेकर जो बयान दिए हैं, उससे ये साफ है कि जब वो सीजीआई बनेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और मोदी सरकार के लिए आगे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस तरह के कानून लगातार बीजेपी की तरफ से लाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी वक्फ बिल को लेकर लगातार चर्चा चली रही है, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है, इस तरह के फैसले मोदी सरकार के लिए लेना और मुश्किल हो जाएगा अगर बी.आर. गवई जैसे ही सीजीआई की पद संभाल लेंगे, क्योंकि उनके जो तेवर हैं वो यही बता रहे हैं कि वो संविधान को सर्वोपरि रखेंगे और जिसको कुचलने के आरोप बीजेपी पर और मोदी सरकार पर लगातार लगते रहते हैं। उन्होंने साफ साफ अपने बयान में कहा कि मेरे पिताजी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ काम करते थे और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पिताजी उनके साथ काम करते थे, क्योंकि उनके साथ काम करने का और उनके नेतृत्व में काम करने का असर ये भी हुआ कि मैं भी आज एक सुप्रीम कोर्ट का जज बना बैठा हूं और आगे के लिए जो उनको मिलने वाला है, जो पद या जो कार्यभार उनको और आगे मिलने वाला है, उन्होंने अभी उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर मैं सीजीआई तक भी पहुंचूंगा तो उसकी जो वजह है वो भी भारत का संविधान ही है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्व से कहते हैं कि आज अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन पाया हूं तो वो संविधान की वजह से। तो कहीं ना कहीं अविनाश जी उन्होंने याद दिलाया है कि जिस संविधान को बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिस प्लानिंग में बीजेपी लगी हुई है, वो
वो ही संविधान है जिसने पीएम मोदी को यहाँ तक पहुंचाया और पीएम मोदी इस बात को बार बार दोहराते भी हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखिए लोकसभा चुनाव के समय पर बीजेपी नेता किस तरीके के नारे लगा रहे थे कि 400 सीटें मिलेंगी तो हम भारत का संविधान बदल देंगे। और शुरुआत में बीजेपी हाईकमान जो केंद्रीय नेतृत्व था वो शांत बैठा हुआ था, इवन उनकी तरफ से 400 सीटों के लगातार दावे हो रहे थे। लेकिन जब 2 चरण का वोटिंग संपन्न हुई और बीजेपी को इस बात का एहसास हुआ कि संविधान बदलने का मुद्दा जनता के बीच में बहुत मजबूती से एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसके बाद फिर बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान शुरू हुए कि नहीं भाई संविधान नहीं बदला जाएगा, लेकिन हम 400 सीटें जीत रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को भी इस चीज़ का एहसास है कि अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। जिस तरीके का पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं नरीमन का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भाई आप संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करेंगे तो देश की जनता सड़क पर आ जाएगी। तो वही उसका एहसास बीजेपी को भी एक तरीके से मान के चलिए हो गया होगा चुनाव के समय पर, कम से कम तभी उनकी तरफ से उस तरीके के बयान आए कि संविधान नहीं बदला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी बीजेपी को खुद तो बहुमत मिला नहीं है, बैसाखी के सारे सरकार चल रही है, लेकिन जिस तरीके से बफ कानून हो या सीए हो या वन नेशन वन इलेक्शन हो या और बाकी के समान नागरिक संहिता जैसे कानून को लाने की चर्चाएं चल रही हैं, उससे तो साफ लग रहा है कि अगर बीजेपी के पास में 400 सीटें आ गई होती एनडीए के पास, पूरे गठबंधन के पास में, तो फिर यह संविधान बदलने की कोशिश जरूर करते। और उसी को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है और साफ कह दिया है कि आपके पास कितना भी बड़ा बहुमत होता, हम संविधान में बदलाव की कोशिश को खारिज कर देते। और जस्टिस गवाई ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई इसी संविधान की ताकत थी कि आज एक आम आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है और सीएम, मतलब जो जितनी भी बड़ी पोस्ट हैं जहां तक लोगों के पहुंचने के सपने नहीं देख सकते थे, उस कुर्सी पर आज की तारीख में एक गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी कोई भी पहुंच सकता है। ये भारत के संविधान ने ताकत दी है और उसको लेकर उन्होंने सबके नाम भी गिनाए। अब आप देख लीजिए आज की तारीख में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, देश की राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से आती हैं और महिला हैं। देश में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और उसका काफी प्रचार भी किया बीजेपी ने अपने फायदे के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की कोशिश तो यही थी कि भाई एक बार आपने दलित को राष्ट्रपति बनाया, फिर उसके बाद आपने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, क्योंकि आदिवासियों का 8% से ज़्यादा वोट देश में है, वो कई सीटों को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था कि इसके सारे आदिवासी जो नाराजगी है आदिवासी समाज में, जिस तरीके से बीजेपी के लोग उनको वनवासी बोलते हैं, उनको आदिवासी तक नहीं मानते हैं, उनकी ज़मीन जो है, जंगल की जो ज़मीन है, उस पर कब्जे की जिस तरीके से कोशिश हो रही थी, उसको लेकर जो नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन उसका भी बहुत फायदा बीजेपी को नहीं मिला, क्योंकि भाई आपकी जो रणनीति है, जो आपकी नीतियां हैं, आपकी नीतियों का विरोध हो रहा था। आप किसी चेहरे को यदि राष्ट्रपति बना देते हैं तो उससे आपकी नीतियां नहीं बदल जाएंगी। जब तक बीजेपी अपनी नीतियां नहीं बदलेगी तब तक जनता के बीच में मैसेज नहीं जाएगा और पार्टी का विरोध होगा ही होगा। तो जाहिर सी बात है, और जो चीज़ बी आर गवई ने बोली, जस्टिस बी आर गवई ने, वो सीधा सीधा बीजेपी को उन्होंने सीधा बता दिया है कि भाई संविधान ही सबसे सर्वोपरि है, आप इसके खिलाफ जाएंगे तो नुकसान आपका ही होगा। जी। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि संविधान के सभी अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा पिछले 75 वर्षों में काम करने की यात्रा संतोषजनक रही है। जस्टिस गवाई आगे कहते हैं कि मेरे विचार में ये कहना कि 75 वर्षों की यात्रा संतोषजनक नहीं रही है, संविधान निर्माताओं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के प्रयासों के साथ अन्याय होगा। यानी उन्होंने अपने इस बयान के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी बार बार पुरानी जो सरकारें हैं और देश का जो 70 साल का जो कार्यकाल रहा है, कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है, उस पर निशाना साधती रहती है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से, क्योंकि जो भी एक तरीके से असफलता मोदी सरकार की होती है उसका एक जिम्मेदार एक तरीके से पुरानी सरकारों को ठहरा दिया जाता है। भाई जबकि पुरानी सरकारों में जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें बीजेपी के सारे नेता शामिल थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल सरकार रही है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार रही जिसमें बीजेपी शामिल है, एक तरीके से उसका आउटसाइड समर्थन था। तो आप किस सरकार के आप निशाना साधते हैं? बीजेपी के निशाने पर सीधे सीधे नेहरू की सरकार आ जाती है। लेकिन जिस समय जवाहरलाल नेहरू ने देश की कमान संभाली थी, उस समय देश की परिस्थितियां क्या थी? देश उस समय आज़ाद हुआ था, आपको हर संसाधन जुटाना था और उन्होंने सीमित संसाधनों के सारे देश को एकजुट किया और उसको आगे बढ़ाया। जब नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो चुकी थी। तो आपको तो एक तरीके से एक मजबूत राष्ट्र मिला था, लेकिन आपने उसको कहाँ पहुँचा दिया, ये चीज़ बीजेपी के नेताओं को ही पूछना चाहिए।
जी बिल्कुल, और उसी को लेकर जस्टिस गवई ने निशाना साध दिया है। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि भारतीय संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसने देश को मजबूत, स्थिर और एकजुट बनाया है। यानी जस्टिस गवई के जो तेवर हैं वो बता रहे हैं कि जब वो सीजेआई बनेंगे तो बीजेपी के लिए और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। तो इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट रहेंगे ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।